नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन पॉइंट पर। और मेरा नाम है अजय। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 11th क्लास बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का जो विषय है, उसका जो पार्ट 1 है यानी चैप्टर 1 है, व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व। ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2027 और ये न्यू सेशन का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 26-27 सेशन है और ये न्यू कोर्स है। और मैंने पार्ट 1 बना दिया था, इसलिए पहले आप पार्ट 1 देखिए इसी चैनल पर, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तब आपको समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 वाले में व्यवसाय एक परिचय ये करा दिया था, और व्यावसायिक क्रिया को वर्गीकरण, ये 2 टॉपिक हमने करा दिए थे। और इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, भारत में व्यापार का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि भारत में पहले व्यापार अलग तरीके से होता था, अब अलग तरीके से होता है। तो भारत में व्यापार का इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारत में वाणिज्य का विकास। भारत में वाणिज्य का विकास किस तरह हुआ, शुरू से लास्ट तक। पहला है अपना वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम। इस या चरण बार्टर सिस्टम या चरण के अनुसार पहले मनुष्य पहले धीरे धीरे इंसानों की जरूरत बढ़ने लगी। हालांकि चूंकि कोई भी व्यक्ति हर चीज खुद नहीं बना सकता था, इसलिए वे व्यापारियों से अपनी जरूरत की चीजें लेते थे और बदले में कोई दूसरी कीमती चीज देते थे। हम सभी जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत अपनी वस्तुएं देना और उसके बदले में कुछ लेना। जैसे राम है, श्याम है। राम को चाहिए दूध, श्याम को चाहिए गेहूँ। श्याम के पास गेहूँ है, राम के पास दूध है। तो श्याम गेहूँ देगा राम को और राम दूध देगा श्याम को। ये बार्टर सिस्टम है, अपने जरूरत के अनुसार सामान को एक्सचेंज करना, चेंज करना। और दूसरा है अपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चरण। पहले तो हम वस्तु अपने आवश्यकता के अनुसार देते थे, लेते थे, लेकिन इसमें एक मध्यस्थ आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, जो कि गांव में अलग अलग परिवारों से उनके पास जो अतिरिक्त सामान जो उनके यूज का नहीं होता उनसे ले लेता, और उनके यूज का, उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें दे देता। और वही जो बिचौलिया यानी मध्यस्थ है, वो उस सामान का जो खरीद बिक्री है वो गांव में करता है। इसका मतलब ये है कि दूसरों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सप्लाई करते हैं। जैसी किसी की ज़रूरत उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं, और जिससे गांव के स्तर पर ऐसे सामान की खरीदी बिक्री होती है। इसमें तो गांव के स्तर पर सामान की खरीदी बिक्री होती थी, लेकिन इसमें नहीं होती थी। इसमें बिचौलिए काम करते थे व्यापार करने का, अलग अलग परिवारों से वो सामान लेने अतिरिक्त, और दूसरों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सामान को सप्लाई करते थे। जैसे राम है, राम के पास कुछ सामान ज़्यादा है, उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मध्यस्थ उसे उससे ले लेगा और उसे उसकी ज़रूरत का सामान दे देगा। और जो मध्यस्थ के पास सामान आ गया और वो दूसरे परिवार को दे देगा और उनसे सरप्लस सामान ले लेगा अतिरिक्त। ये कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरण। धीरे धीरे वाणिज्य का विकास बढ़ता गया। पहले वस्तु में विनिमय प्रणाली था, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चरण आ गया। और तीसरा अपना मुद्रा के आविष्कार का चरण। आविष्कार का चरण हम सभी जानते हैं कि पहले मुद्रा नहीं होती थी, तो धीरे धीरे वाणिज्य के विकास में ये नया चरण है आविष्कार हुआ मुद्रा का। पहले तो हम वस्तु देकर वस्तु लेते थे, लेकिन जब बाद में मुद्रा का आविष्कार हुआ, मनी का या फिर करेंसी का आविष्कार हुआ, या मुद्रा कहते हैं हम इससे, मुद्रा ना होने से माप तोल में समस्या होती है। ये सभी जानते हैं कि जब तक जो पैसा ना होगा, मुद्रा नहीं होगी, इससे हम माप नहीं सकते कि इस वस्तु की कीमत कितनी है। हम तो अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तु देते और उनसे वस्तु देते, ऐसे करते हैं। लेकिन मुद्रा आने से सामान की वो माप भी सकते, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कीमत कितनी है।
और मुद्रा आने से इन समस्या को हल हो गया। माप तो उनकी समस्या थी वो हल हो गई। और शुरुआत में लेन देन अनाज के जरिए होता था। जो मुद्रा आविष्कार चरण है इसमें शुरुआत में तो लेन देन अनाज के जरिए होता था, लेकिन धीरे धीरे लोहे के, चांदी के, सोने के सिक्के चलन में आ गए। आज आप देखते होंगे जो भी आप सामान खरीदोगे वो सिक्के देकर खरीदोगे, नोट देकर खरीदोगे। यही मुद्रा चरण है। और चौथा है कस्बाई अर्थव्यवस्था का चरण। कस्बाई अर्थव्यवस्था का चरण कहता है कि किसी भी दुकान व्यवसायी ने अपनी एक दुकान खोली शहर में, और जो लोग हैं, हम सभी जानते हैं मुद्रा का आविष्कार तो हो गया। अब लोगों को जो अपनी जरूरत के सामान है उसे खरीदना है, तो मुद्रा देकर व्यवसायी को वो सामान ले लेते हैं। यह इतिहास या विकास का वह दौर है जब बस्तियां आत्मनिर्भर कृषि प्रधान गांवों से बदलकर व्यवस्थित और व्यापार केंद्रित व्यवसाय केंद्रों में बदल जाती है। पहले तो लोग जरूरत के हिसाब से सामान लेते देते थे, लेकिन अब एक केंद्र बन गया जहाँ से लोग सामान खरीद सकते हैं और जो व्यवसायी अपने सामान बेच सकते हैं। वहाँ पर जिन्हें जरूरत है सामान की वो जाके पैसे देंगे, सामान लेंगे। इसी शहर में एक सेंटर, जिसे हम कहते हैं बिजनेस का एक सेंटर बन गया था, व्यवसाय केंद्र में बदल गया था ये सब। और पांचवा अपना औद्योगिक क्रांति का चरण। धीरे धीरे वाणिज्य का विकास होता गया और उद्योग स्थापना होने लगी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत ने डी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर देखा, जिसमें फनते फूनते हस्तशिल्प की जगह ब्रिटिश कारखानों में बने सामानों ने ली। हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति कहता है कि पहले तो हस्तशिल्प का मतलब होता है जो ऐसे वस्तु जो हाथ से बने, लेकिन आधुनिक तौर पर या ब्रिटिश के ज़माने में कारखाने भी स्थापित हो गए, जिसके कारण जो मशीनों से सामान बना करता था, जो सामान बनने लगा वो मशीनों से बनने लगा, जिससे कि वाणिज्य का भी विकास होने लगा। और हस्तशिल्प जो उद्योग है उनका पतन हो गया, और जो ब्रिटिश कारखानों में बने सामानों ने नहीं थी, क्योंकि आधुनिक समय में जो हाथ से बने हैं सामान उनकी वैल्यू नहीं होती, होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, और ये महंगे भी होती है हाथ से सामान। लेकिन जो मशीनों से बनाए जाते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, इसलिए हस्तशिल्प की जगह ब्रिटिश कारखानों में बने सामानों ने ले ली। उद्योग आने से वाणिज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और छठा है संचार और परिवहन विकास का चरण। धीरे धीरे ये आखिरी चरण है जब जो वाणिज्य का विकास बहुत ही तेजी से होने लगा। संचार के साधनों जैसे टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन और ई कॉमर्स के विकास से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। पहले तो अपने जो वस्तु है उसका प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से अपना वस्तुओं का प्रचार कर सकते, सामान का प्रचार कर सकते, जिससे कि वाणिज्य का विकास बहुत ही स्पीड से चलने लगा। और रेलवे आने से, हवाई जहाज आने से, रोड बनने से ये सब क्या हो गया, इससे वाणिज्य का विकास बहुत तेजी से हो गया। पहले तो बैलगाड़ी पे सामान ले जाया जाता था, लेकिन ये सब आने से सामान जल्दी पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि संचार और परिवहन का विकास हुआ। संचार मतलब जिसे हम इंटरनेट में अपने वस्तु का या सामान का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और परिवहन मतलब कि पहले देरी होती है सामान पहुंचाने में, अब तुरंत ही पहुंचा देते हैं रेलवे से, बस से। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। आप सभी जानते हैं कि पहले अलग बैंकिंग प्रणाली चलती थी और आज अलग चल रही है, अब अलग चल रही है। तो पहले भारत में स्वदेशी बैंकर हुआ करते थे, जिसमें हम साहूकार को मान लो, ये सब बैंकर थे स्वदेशी। स्वदेशी बैंकर का कोई भी व्यक्ति या निजी फर्म जो जमा राशि स्वीकार करता है और हुंडी का लेन देन या धन उधार देने का काम करता है। स्वदेशी बैंकर का मतलब इतना ही है, जो निजी, कोई भी निजी व्यक्ति हो, निजी फर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जमा स्वीकार करे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और हुंडी का लेन देन। हुंडी का मतलब कि जैसे आजकल बैंक का साख पत्र क्या है, चेक है, वैसे ही उस जमाने में हुंडी स्वदेशी बैंकर का साख पत्र हुआ करता था। और धन उधार देने का काम करती है। जो स्वदेशी बैंकर है वो धन को उधार देने का काम करती है।
हुंडी का मतलब चेक हो गया, हमें किसी को पैसे देने हैं। हुंडी से पहले लेन देन होता था। और देसी बैंकरों के कार्य, बैंकिंग कार्य देख लेते हैं। पहले पैसा उधार देना, हम सभी जानते हैं जो बैंक होता है, जो कोई भी बैंक हो, स्वदेशी बैंक हो या आज के बैंक हो, उनका कार्य होता है पैसे देना, लोगों को पैसे देना, किसी एग्रीमेंट के बदले ये कराना कुछ एग्रीमेंट, उसके बाद उन्हें उधार पैसे देना, पैसा उधार देना। और दूसरा जमा स्वीकार करना। मान लो कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको कहीं जमा करना है, तो आप कहाँ करोगे? बैंक में करोगे। इसलिए बैंक का ये काम है, देसी बैंकरों का भी ये काम है कि वो जमा स्वीकार करें। ये काम केवल देसी बैंकरों का नहीं है, अभी के बैंकरों का भी यही काम है। केवल हुंडी का लेन देन नहीं है। हुंडी का लेन देन करना, आप सभी जानते हैं कि हुंडी एक साख पत्र है। और हुंडी के भी बहुत प्रकार होते हैं। एक तो होते दर्शनी, एक मुद्दती। दर्शनी जो कि मांग के आधार पर होता है, और मुद्दती जो एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। तो हुंडी का लेन देन, हुंडी मतलब चेक होता है। जैसे कि आप किसी को पैसे देना है तो आप चेक बना दोगे और दे दोगे। और चेक में भी कई टाइप होते हैं कि आपने किसी का नाम लिख दिया कि यही व्यक्ति चेक डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, या फिर पब्लिक चेक बना दिया। वैसे ही हुंडी का भी होता था पहले। पहले लोग कैश या पैसों में काम नहीं करते, ज़्यादा हुंडी में ज़्यादा काम किया जाता था। और गैर बैंकिंग कार्य अपने सट्टेबाजी का व्यवसाय, जो बैंक होता है वो सट्टेबाजी का व्यवसाय, सट्टेबाजी का व्यापार। हम सभी जानते हैं जो बैंक होते हैं वो कई बार पैसे गलत तरीके से लगाते हैं, सट्टेबाजी की उद्देश्य से लगाते हैं। मान लो कि इंटरेस्ट हमें 5% देना है देसी बैंकरों को, लेकिन वो 6% देंगे, 7% देंगे। ये सब क्या, सट्टेबाजी के व्यापार करते हो। और दूसरा है कमीशन एजेंट, जो गैर बैंकिंग होते हैं, जो कमीशन देते हैं। हमें किसी को उधार देना तो कमीशन देंगे उससे, जिसे हम उधार दे रहे हैं। मान लो कि आप बैंक हो, बैंक में काम करते हो, आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो, उधार दे रहे हो पैसे। ये मान लो ये राम है और ये एक ऑफिसर है, अफसर है, और आपने राम से कमीशन लिया उधार दिलाने के लिए, तो ये होगा कमीशन एजेंट हो गया। गैर बैंकिंग कार्य का मतलब है जो बैंकिंग का कार्य हो, काम हो ही ना। कमीशन एजेंट कमीशन देते हैं, ये बैंकिंग इनके कार्य है कि कमीशन देते हैं लोगों से। और तीसरा अन्य व्यवसाय। गैर बैंकिंग के अंदर अन्य व्यवसाय का मतलब होता है कि अन्य व्यवसाय, नाम ही से पता चलता है कि अन्य व्यवसाय, कि बैंक के अलावा वो कई और भी काम करते हैं। जैसे किसी को उधार दे दिया, पैसे नहीं लिए, ज़्यादा पैसे, कम पैसे उधार दिए, ज़्यादा नहीं लिए। अन्य व्यवसाय भी करते हैं ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं देसी बैंकरों के कामकाज का तरीका। जो पहले देसी बैंकर हुआ करते थे उनका काम करने का कैसा तरीका, कैसे वो काम किया करते थे। पहला अपना, ये बैंक आसानी से व्यक्तिगत जमानत पर पैसे दे देते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले जो बैंक थे वो पैसे ऐसे नहीं देते थे किसी व्यक्ति को, बल्कि किसी व्यक्ति को प्रूव रखना पड़ता था। जैसे कि यहाँ राम है, राम को पैसे चाहिए बैंक से, और उसका दोस्त श्याम है, तो राम को पैसे बैंक से चाहिए, बैंक तो ऐसे पैसे देगी नहीं। और राम बोलेगा यदि मैंने पैसे ना दिए तो श्याम दे देगा, तो ये क्या हो गया, व्यक्ति की जमानत होगी, तब बैंक उसे पैसे देगा। बिना व्यक्ति की जमानत पर बैंक पहले पैसे नहीं देता था, देसी बैंकर जो थे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, देसी बैंकर में कोई बैंक नहीं आ जाता, बल्कि साहूकार आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। दूसरा अपना, ये बैंकर ग्राहकों के लेन देन को गोपनीय रखते थे। जो पहले बैंकर थे, जो साहूकार जो भी थे, देसी बैंकर, वो ग्राहक के जो लेन देन है वो उसे गुप्त रखते थे। उन्हें किसी पता नहीं चलने देते थे, गुप्त रखते थे। इन्होंने कितना पैसा उधार दिया, कितना दिया, कितना जमा कराया, सब गुप्त रखते थे। और तीसरा, ग्राहक की सुविधा के अनुसार लोन की अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आज तो लोन लोगे आप तो उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, लेकिन पहले हम बढ़ा भी सकते थे अवधि और घटा भी सकते थे, ग्राहक की जैसी आवश्यकता है, सुविधा है। जैसे कि कोई ग्राहक 1 महीना का बोला था, 1 महीने बाद देगा, लेकिन नहीं दे पाया तो 2 महीने हो गया। और यदि वो 1 महीने से पहले दे गया तो घटाया जा सकता है। जैसे ग्राहक की सुविधा हो उसके अनुसार लोन
की अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और देसी बैंकरों द्वारा ऋण देने के तरीके। जो देसी बैंकर थे वो ऋण कैसे देते थे, उधार कैसे देते थे। पहले अपना रसीद के बदले उन्होंने एक रसीद ले ली, जैसे कि किसी ने एक व्यक्ति को उधार दिया, किसी बैंकर ने, देसी बैंकर ने एक व्यक्ति को उधार दिया, तो इसका प्रूफ क्या है कि उसने, बैंक ने उसको उधार दिया। इसलिए बैंक एक रसीद देते थे, रसीद के बदले ऋण, रसीद देते थे उनसे और ऋण देते थे। बिना प्रूफ के कोई बैंक ऋण नहीं देते। यदि बैंक ने ऋण दे दिया और उनके प्रूफ ही नहीं कि हमने उन्हें कुछ ऋण भी दिया, इसलिए वो एक रसीद पर सब लिख लेते थे, इसका नाम क्या है, पता क्या है, ये सब लिख लेते थे, कितने पैसे दिए, और सिग्नेचर या साइन भी करा लेते थे। इससे पता चलता है कि बैंक को हमने इसे इतने पैसे उधार दिए। रसीद के बनने का मतलब यही है। और दूसरा वही खाता ऋण। वही खाता ऋण का मतलब यही है कि उनका नाम लिख दे, नाम लिख लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे, और उन्हें कितना पैसा दिया वो लिख लेंगे। रसीद में क्या था, क्योंकि उनके रसीद दिया जाएगा, रसीद, बैंक के पास एक रसीद रहेगा कि इस आदमी को हमने ऋण दिया। लेकिन बही खाता में क्या है, उनका नाम पता ये सब लिख देते हैं, कितने पैसे दिए, और बंधक यानी गिरवी। कई बार जो देसी बैंकर है वो ऋण ऐसे नहीं देते थे, कुछ चीज हम जब गिरवी रखते तभी वो ऋण देते थे। जैसे कि हमें कुछ चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो हमें कुछ चीज या कुछ वस्तु गिरवी रखनी पड़ेगी, तब वो ऋण देंगे। और चौथा, हुंडी बुनाकर। हुंडी बुनाकर हम सब जानते हैं कि हुंडी, हुंडी का मतलब साख पत्र। जो देसी बैंकरों का साख पत्र पत्र क्या था, हुंडी। हुंडी बनाकर का मतलब क्या होता है कि ऋण वो कैसे देते थे, हुंडी यानी कि वो एक चेक देते थे, जिसे हम आखिर आजकल में चेक कहते हैं। उन्हें एक चेक देते थे, चेक दे दिया एक, अब बोलेंगे कि ये चेक 1 महीने बाद आप देना किसी को भी। हुंडी बनाकर का मतलब होता है कि हुंडी आया था चेक, जो कि पहले के बैंकरों का साख पत्र होता था, उनके आधार पर भी वो थोड़े ऋण देते थे, ऋण देते थे। और ये अपना देसी बैंकरों का महत्व। जो देसी बैंकर थे उनका क्या महत्व था, क्या इंपॉर्टेंस था उन बैंकरों का। पहला है छोटे व्यापारियों को ऋण। हम सभी जानते हैं कि वो छोटे व्यापारी, मतलब कि जो घर छोटे व्यापारी है, जिनका जो व्यापार है बहुत छोटा है, उन्हें भी ऋण देते थे। और कृषि के लिए ऋण, मान लो किसी किसान को ऋण चाहिए तो देसी बैंकर उन्हें ऋण देते थे। और तीसरा है अपना दीर्घकालीन ऋण, मतलब कि एक लंबे समय के लिए भी देसी बैंकर ऋण देते थे और उनके बदले ब्याज लेते थे। और व्यापारिक समुदाय, ऐसे समुदाय जो व्यापार करते हो। पहला है व्यापारी, इनमें मुख्य रूप से वैश्य शामिल होते हैं। जो व्यापारी होते हैं उनमें जो वैश्य शामिल होते हैं, वैश्य, वैश्य एक जाति है, शामिल होते हैं। ये लोग राजस्थान और गुजरात के जैन हिंदू परिवारों से जुड़े थे। जो वैश्य जुड़े होते हैं वो जैन या हिंदू परिवारों से जुड़े होते हैं, जो गुजरात या राजस्थान के। ये मुख्य रूप से अनाज, दाल, नमक और अन्य चीजों का व्यापार करते थे। ये जो थे वैश्य, जो कि जैन हिंदू परिवारों से जुड़े थे राजस्थान और गुजरात में, ये खास तौर पर दाल, नमक, अन्य चीजों का व्यापार करते थे, अनाज। व्यापारियों में बंजारे भी शामिल थे। और दूसरा है अपना सराफ और साहूकार। साहूकार एक तरफ तो वो व्यापार करते थे, तो साहूकार एक तरफ तो वो बिजनेस करते थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को पैसा उधार देते थे। और वो काम भी करते थे पैसा उधार देने का लोगों को ब्याज के बदले। शराब के तौर पर ये लोग सोने और चांदी के गहनों का व्यापार करते थे। वो साहूकार क्या थे, वो पैसों पैसों उधार देते थे लोगों को, लेकिन जो शराब थे वो सोने और चांदी का व्यापार करते थे। और तीसरा ब्रोकर। ब्रोकर, इनका काम अलग अलग सामान के खरीदार विक्रेताओं को आपस में मिलाना है। इनका क्या काम है कि जो खरीदार है, जो खरीदने वाले, और विक्रेता जो बेचने वाला, उन्हें मिलाना। जैसे राम है, श्याम है, राम को बिल्डिंग खरीदनी है, उसे बेचनी है, तो एक क्या आएगा, ब्रोकर आएगा जो इन दोनों को मिलाएगा, इनसे इनका परिचय कराएगा कि इनके पास कितने
वो बिल्डिंग है क्या है, तो वो इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं ब्रोकर, जिसे हम दलाल भी कहते हैं। और हम बात करते हैं जो पहले पहले प्राचीन या फिर पहले के ज़माने में जो प्रमुख व्यापार केंद्र थे, जो ट्रेड करने के सेंटर क्या थे, मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे जहाँ पहले व्यापार हुआ करता था। पहला पाटलिपुत्र जो आज के बिहार में है, दूसरा पेशावर जो अफगानिस्तान में है, तीसरा तक्षशिला, चौथा इंद्रप्रस्थ जिसे हम दिल्ली भी कहते हैं आज के समय में, मथुरा यूपी में है, वाराणसी वहाँ पे भी व्यापार होता था, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, सीख, कावेरी पट्टा, ये सब के क्या थे, व्यापार केंद्र थे। और भारत का मुख्य आयात और निर्यात, भारत क्या आयात करता था और क्या निर्यात करता था। भारत मोती आयात करता था, ऊन आयात करता था, खजूर, सूखे मेवे, कॉफी, शहद, कागज, चाय, रेशम और धातु, ये सब आयात करता था भारत। और निर्यात क्या करता था, ये बात ध्यान देना कि जो आयात होता था वो पहले होता था आज से करीब 200-300 साल पहले। और निर्यात निर्यात क्या करता था भारत, कच्चा रेशम, चावल, कपास, मसाले, चमड़ा, नील, ये सब मसाले, चमड़ा, नील, ये सब निर्यात करता था। और हम बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, व्यावसायिक जोखिम और स्वरूप और कारण। व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं, इसका मतलब है अनिश्चितताओं के कारण बिजनेस में कम मुनाफा या नुकसान होने की संभावना को ही व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब होता है कि निश्चित ना हो कि कब क्या हो जाए। अनिश्चितता के कारण कोई भी हमें नुकसान होता है जिससे कि व्यवसाय को जोखिम होता है, तो हम इसे व्यवसाय जोखिम कहते हैं। और इसकी प्रकृति क्या है, जोखिम अनिश्चितताओं का नतीजा है। जोखिम किन अनिश्चितताओं का नतीजा है, किस जो अनिश्चितताओं से बिजनेस को जोखिम पहुंचता है, रिस्क पहुंचता है। पहला मानवीय, व्यावसायिक, प्राकृतिक। मानव रूप से अनिश्चितता कि कौन कब हड़ताल कर दे, व्यावसायिक अनिश्चितता प्रतियोगिता का स्तर कब बढ़ जाए, कंपटीशन कब बढ़ जाए। और प्राकृतिक अनिश्चितता कि बाढ़ कब आ जाए, सुनामी कब आ जाए, तूफान कब आ जाए, इससे कि बिजनेस को रिस्क रहता है। और जोखिम हर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है, ये दूसरा प्रकृति है, पहला था दूसरा है। जोखिम हर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। आप सभी जानते हैं कि बिना जोखिम के बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो इसमें देखते हैं बिजनेस के आकार के साथ जोखिम का स्तर बदलता रहता है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे बिजनेस का आकार कम होगा वैसे वैसे जोखिम भी कम होगा। और दूसरा, मुनाफा जोखिम उठाने का प्रतिफल है। हम जितना ज़्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। तो हम बात करते हैं जो व्यावसायिक जोखिम है उसके क्या कारण है, किन कारणों से बिजनेस को रिस्क होता है। पहला प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक और अन्य। प्राकृतिक कारण में देखते हैं ऐसे कारण जो प्रकृति द्वारा हो, प्राकृतिक रूप से। पहला मौसमी बदलाव, मौसम बदल गए। जैसे कि मान लो ये गर्मी चल रही है, गर्मी, और बारिश में क्या फल नहीं बिकते, गर्मी में फल बिकते हैं, गर्मी में फल बिकते हैं, लेकिन वो फल हमारे पास बारिश तक रह गए, जिसके कारण मौसम तो बदल गया, अब वो फल बिक ही नहीं सकते, उनका सीजन ही नहीं है। तो मौसम के बदलाव से भी बिजनेस को रिस्क होता है। और भौगोलिक बदलाव का मतलब है कहीं लैंड स्लाइड हो गया, कहीं बारिश हो गई, ये सब क्या होगा, भौगोलिक बदलाव हो गए। कहीं तापमान बढ़ गया, कहीं कम हो गया, ये भौगोलिक बदलाव में आता है। अन्य प्राकृतिक आपदा है, कई आपदाएं आ जाती है, जैसे बाढ़ हो गया, स्ट्रॉम हो गया, सुनामी हो गया, लैंड स्लाइड, ये जो भी है ये प्राकृतिक आपदा है। ये थे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक रूप से बिजनेस को जोखिम होते हैं, मौसम के बदलाव से होता है, भौगोलिक बदलाव से होता है, अन्य प्राकृतिक आपदा है। और यह है अपना मानवीय कारण, मानव से भी बिजनेस को रिस्क होता है। पहला है कर्मचारी की बेईमानी। कई बार जो कर्मचारी होते हैं बेईमानी कर देते हैं, कुछ घोटाले कर देते कंपनी के जिससे कि बिजनेस को रिस्क रहता है। और दूसरा, ग्राहक की बेईमानी।
कई बार ग्राहक भी बेईमानी करते हैं, जिसके कारण बिजनेस को भी रिस्क रहता है। बिजनेस को रिस्क किन कारणों से रहता है वो हम बता रहे हैं। ग्राहक जब बेईमानी करने तभी बिजनेस को रिस्क रहता है। और हड़ताल तालाबंदी, जब हड़ताल कर दी जाए कर्मचारी के द्वारा, जिससे कि बिजनेस का घाटा होता है, काम बंद हो जाता है, जिससे कि बिजनेस का घाटा होता है। ग्राहक की बेईमानी और कर्मचारी की बेईमानी, कर्मचारी बेईमान हो कुछ घोटाला करने, जिससे कि बिजनेस को रिस्क होता है, नुकसान पहुंचता है। ग्राहक की बेईमानी से भी बिजनेस को रिस्क होता है। और लापरवाही से काम करना, कई लोग कर्मचारी लापरवाही से काम करता है बिजनेस में या व्यवसाय में या कंपनी में, जिससे कि बिजनेस को रिस्क रहता है। जैसे कि हमें 100 पीस बनाना है, लेकिन वो 100 पीस नहीं बनाएंगे। 100 पीस का हमें ऑर्डर है, हमें बनाना है, लेकिन वो लापरवाही से काम करेंगे, वो 85 पीस बनाएंगे, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट में कमी होगी, जिससे कि कंपनी को रिस्क रहता है या व्यवसाय को रिस्क रहता है। और आर्थिक कारण जो आर्थिक रूप से बिजनेस को रिस्क हो। फैशन में बदलाव, कि फैशन बदल गया, जैसे कि पहले कुर्ता पजामा चलता था, लेकिन आजकल में क्या जींस शर्ट चलने लगा, फैशन का बदलाव हो गया, इससे कि कंपनी को रिस्क होता है। कीमत में बदलाव, कीमत जब बढ़ जाती है तो उससे उसके कारण कंपनी का जो सामान है वो बिकता नहीं है, जिससे कंपनी को रिस्क रहता है, जोखिम होता है। और प्रतिस्पर्धा का असर, हम सब जानते हैं जो आर्थिक कारण में है प्रतिस्पर्धा का असर। जैसे कि एक सामान पहले एक कंपनी बनाती थी, लेकिन बाद में वही सामान बहुत कंपनी बनाने लगी, जिससे कि उस कंपनी के सामान बिकना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिससे कि बिजनेस को रिस्क होता है। और चौथा है ग्राहक को सुविधाएं देना। यही कंपनी अलग अलग सुविधा देती है ग्राहक को, उसके अनुसार उनका जो प्रोडक्ट है या वो सामान है वो बिकता है, जिससे कि बिजनेस को रिस्क रहता है। ग्राहक को सुविधाएं देना, कि हर कंपनी, कोई कंपनी ज़्यादा सुविधाएं देंगी, जिससे कि उनका सामान ज़्यादा बिकेगा। कोई कंपनी देगी नहीं तो उनके बिजनेस को रिस्क होगा, तो आगे बढ़ते हैं। और हमने जो टॉपिक पढ़े इस वीडियो में, उसका जो माइंड मैप है वो देख लेते हैं, क्योंकि माइंड मैप देखने से आपको 2 ही स्लाइड में पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। तो व्यावसायिक जोखिम, स्वरूप और कारण, इसकी प्रकृति हमें पढ़ी, कारण पढ़े, प्राकृतिक पढ़ा, मानवीय और अन्य कारण पढ़े। और हमने पढ़ा था आर्थिक कारण, और अन्य कारण हमारा है क्या था, क्योंकि हम माइंड मैप देखे थे। पहला राजनीतिक कारण, मान लो किसी राज्य में सरकार बदल गई, तो उस सरकार से उस बिजनेस को बिजनेस करता है कैसे। जैसे कई बिजनेस होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के या फिर नियम फॉलो नहीं करते, जिसके कारण की राजनीति या फिर पॉलिटिक कारण के कारण, राजनीतिक कारण का मतलब होता है कि सरकार बदल जाना, उस राज्य में सरकार बदल गई, जिससे कि उस बिजनेस को रिस्क रहता है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिनके शासन में जो भी नियम का पालन नहीं करते उनका बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस को उनसे रिस्क रहता है। और तकनीकी कारण, तकनीक बदल जाए, जैसे कि प्रोडक्शन करने की तकनीक बदल गई, यदि कंपनी वो तकनीक नहीं अडॉप्ट करेगी, अपनाएगी, तो यदि नहीं अपनाएगी तो उनका सामान भी नहीं बिकेगा। राजनीतिक में क्या था, सरकार बदलने पर बिजनेस को रिस्क होता है, और तकनीक में तकनीक के आधार पर रिस्क होता है। और माइंड मैप देख रहे थे हम, तो देख लेते हैं, ये अपना माइंड मैप है और ये अपना माइंड मैप है। भारत तीसरा है, भारत में व्यवसाय का इतिहास, इसमें हमने बना रखा है पूरा माइंड मैप। आप इस माइंड मैप को देखकर आप समझ जाओगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और आपका रिवीजन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ये वीडियो हमने आज पूरा कर दिया। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 बनाया था, सबसे पहले आप वो देखना इसी चैनल पर, और उसके बाद पार्ट 2 देखना। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हमने माइंड मैप भी बताया है, जिससे कि आपका रिवीजन या आपको चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपका दिन